स्वागत है आप सभी का गायत्री विद्या मंदिर सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में। आज जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं ये है सैरी कल्चर, हिंदी में इसे रेशम कीट पालन इस नाम से जाना जाता है। आज का जो हमारा टॉपिक है ये क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 41 इसका एक टॉपिक है। इसी चैप्टर का एक टॉपिक हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एपीकल्चर, जिसमें हमने डिस्कस किया था मधुमक्खी पालन के बारे में। तो उसी कड़ी में आज हम नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का ले रहे हैं और वो है सैरी कल्चर, रेशम कीट पालन। तो स्टार्ट करते हैं रेशम कीट पालन से। जो पहली जानकारी हम लोग डिस्कस करेंगे वो सैरी कल्चर की, रेशम कीट पालन की एक डेफिनेशन डिस्कस करेंगे। तो क्या परिभाषा सैरी कल्चर की, रेशम कीट पालन की दी जा सकती है? तो क्या है रेशम कीट पालन? औद्योगिक स्तर पर कच्चे रेशम की प्राप्ति के उद्देश्य से रेशम कीट, जिसे अंग्रेजी में सिल्क वर्म के नाम से जाना जाता है। तो क्या डेफिनेशन बनी? औद्योगिक स्तर पर कच्चे रेशम की प्राप्ति के उद्देश्य से सिल्क वर्म या रेशम कीट का संवर्धन या पालन सैरी कल्चर, रेशम कीट पालन कहलाता है। तो एक डेफिनेशन हमने प्रिपेयर की सैरी कल्चर की। ओके, अब हम बात करेंगे कि आखिर क्या महत्व है सैरी कल्चर का या रेशम कीट पालन का। तो महत्व के बारे में मैं एक बात डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। रेशम कीट जो है सिल्क वर्म है। इस सिल्क वर्म की जो लाइफ साइकिल है, हालांकि हम बाद में अभी इस टॉपिक पे आएंगे, तो सिल्क वर्म की लाइफ साइकिल में, जीवन चक्र में लार्वा अवस्था उपस्थित होती है और सिल्क वर्म का जो लार्वा है उस लार्वा का नाम है कैटरपिलर। तो सिल्क वर्म का जो कैटरपिलर लार्वा है उसमें जो लार ग्रंथियां थी वो रूपांतरित होकर रेशम ग्रंथियां बनाती है। तो कैटरपिलर लार्वा में ये सिल्क ग्लैंड, रेशम ग्रंथियां उपस्थित हैं और इन्हीं रेशम ग्रंथियों के द्वारा
सिल्क रेशम को स्त्रावित किया जाता है और इसी सिल्क को प्राप्त करने के उद्देश्य से सेरीकल्चर या रेशम कीट पालन संवर्धन किया जाता है। तो एक उद्देश्य है कि सेरीकल्चर से रेशम सिल्क प्राप्त होता है और फिर इस सिल्क का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में होता है। तो ये जो सिल्क प्राप्त होगा इससे फिर धागे बनाए जाते हैं और फिर उन सिल्क के धागों से वस्त्रों का निर्माण किया जाता है। तो दो बातें अभी तक डिस्कस की हम लोगों ने। पहला, सेरीकल्चर रेशम कीट पालन की एक परिभाषा हमने डिस्कस की और दूसरा हमने सेरीकल्चर का एक महत्व डिस्कस किया। जब हम लोग एपीकल्चर डिस्कस कर रहे थे तब हम लोगों ने ऐसा डिस्कस किया था कि जिस जंतु से या जिस जंतु का हम पालन कर रहे हैं या संवर्धन कर रहे हैं तो उस जंतु के बारे में कुछ जानकारियां हमें होनी चाहिए। तो आज जो सेरीकल्चर का फर्स्ट पार्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इस फर्स्ट पार्ट में आज हम सिल्क वर्म जो रेशम कीट हैं, यानी जिस रेशम कीट से ये सिल्क प्राप्त होता है, उस रेशम कीट या सिल्क वर्म के बारे में हम कुछ जानकारियां पहले डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जानकारी जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वो है इस जंतु की। जंतु कौन सा है? यहां हम बात कर रहे हैं रेशम कीट की और अंग्रेजी में जिसे सिल्क वर्म के नाम से जाना जाता है। तो हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले सिल्क वर्म की सिस्टेमिक पोजीशन के बारे में। हिंदी में कहूं तो पहले हम रेशम कीट की वर्गीकृत स्थिति के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं वर्गीकृत स्थिति को। नंबर 1, पहली बात मैंने की फाइलम की। जो सिल्क वर्म है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा यानी आर्थ्रोपोडा संघ का एक जंतु है सिल्क वर्म। दूसरी बात कर रहा हूं मैं इसकी क्लास की, तो इसका जो क्लास है वो है इंसेक्टा। तो इंसेक्टा वर्ग से सिल्क वर्म संबंधित है। बात करते हैं ऑर्डर की, गण की। सिल्क वर्म का जो ऑर्डर गण है वो है लेपिडोप्टेरा। तो आर्थ्रोपोडा फाइलम है, इंसेक्टा इसका क्लास है और लेपिडोप्टेरा इसका ऑर्डर है। अब बात करूंगा इसके जीनस और स्पीशीज की। तो इस चैप्टर में जो हमारे सिलेबस में सेरीकल्चर का पूरा मेथड जो दिया गया है वो इस जीनस और स्पीशीज पर आधारित है। क्लियर? तो जीनस की हम बात कर रहे हैं सिल्क वर्म की, वो बॉम्बिक्स है
और स्पीशीज हैं इसकी मोराई। तो जिस सिल्क वर्म के बारे में हम डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं उसका वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मोराई है। इज इट क्लियर? तो ये हमने इसका सिस्टेमिक पोजीशन, वर्गीकृत स्थिति डिस्कस की और इससे पता चला कि सिल्क वर्म जो हमारी बुक में जो कंप्लीट वर्णन किया गया है जिस सिल्क वर्म का, उसका वैज्ञानिक नाम बॉम्बिक्स मोराई है। बॉम्बिक्स जीनस है उसका, मोराई स्पीशीज है उसकी। इज दैट क्लियर? तो यहां से ये चीजें क्लियर हुई। अब मैं बात करता हूं कि इस बॉम्बिक्स मोराई के अलावा और भी कुछ सिल्क वर्म हैं और उनसे भी सिल्क की प्राप्ति, रेशम की प्राप्ति होती है। तो मैंने एक डिस्क्रिप्शन का सेकंड पॉइंट यहां रखा है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये सेकंड डिस्क्रिप्शन पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। मैं क्या डिस्कस कर रहा हूं पहले ये समझते हैं कि फर्स्ट पार्ट में मैंने कुछ स्पीशीज, प्रजातियों के नाम लिखे हैं। इन सभी प्रजातियों से रेशम की प्राप्ति होती है। तो ये सभी सिल्क वर्म उसकी स्पीशीज हैं। सेकंड पार्ट में मैंने इन प्रजातियों के द्वारा जो सिल्क प्राप्त होता है उनके नाम मेंशन किए हैं। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक प्रजाति के द्वारा एक विशिष्ट प्रकार का रेशम या सिल्क प्राप्त होता है। तो सेकंड कॉलम में मैंने ऐसे ही कुछ सिल्क या रेशम के प्रकार मेंशन किए हैं और तीसरे कॉलम में मैंने उन पादपों के वैज्ञानिक नाम लिखे हैं जिन पर ये रेशम कीट जो हैं वो पाए जाते हैं। यानी ये होस्ट प्लांट हैं, परपोषी पादप हैं। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो डिस्कशन अभी मैं कर रहा हूं ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने जो सिल्क वर्म की स्पीशीज का नाम लिखा है उसका नाम है बॉम्बिक्स मोराई। इज दैट क्लियर? और जो बॉम्बिक्स मोराई ये जो सिल्क वर्म की स्पीशीज हैं इनका जो परपोषी पादप है वो है मलबरी प्लांट, शहतूत का पादप, और उसका वानस्पतिक नाम है मोरस अल्बा और सामान्यतः इसको मलबरी शहतूत के नाम से जाना जाता है। तो ये जो स्पीशीज हैं सिल्क वर्म की बॉम्बिक्स मोराई और उसका होस्ट प्लांट मलबरी, और जो सिल्क इस स्पीशीज से प्राप्त होगा उस सिल्क का नाम है मलबरी सिल्क। इज दैट क्लियर? ओके। तो जो डिस्क्रिप्शन हमारी आरबीएससी की बुक में है वो इसी बॉम्बिक्स मोराई इस सिल्क वर्म पर आधारित है।
ओके, सेकंड में बात कर रहा हूं सिल्क वर्म की दूसरी स्पीशीज के बारे में। इसका नाम है एंथेरिया पैफिया। तो जो दूसरी स्पीशीज है सिल्क वर्म की, उसका नाम है एंथेरिया पैफिया। और अगर मैं इसके होस्ट प्लांट की बात करूं तो इसका होस्ट प्लांट है अर्जुन का, सामान्य नाम है उसका, और वानस्पतिक नाम है टेरेमिनेलिया अर्जुना, ये इसका वानस्पतिक नाम है। तो जो एंथेरिया पैफिया है, इस स्पीशीज के द्वारा जो रेशम प्राप्त होता है उसे नाम दिया गया है टसर सिल्क। तो एक मलबरी सिल्क हो गया, दूसरा हो गया टसर सिल्क। इसकी जो सिल्क वर्म की स्पीशीज है वो बॉम्बिक्स मोराई है, इसकी जो स्पीशीज है वो एंथेरिया पैफिया है। आगे बात करें, जो तीसरी स्पीशीज है सिल्क वर्म की वो है एंथेरिया आसामेंसिस। क्लियर? और इसका जो होस्ट प्लांट है वो है मैकेलिस बॉम्बिसीना, सोम का पादप है, उस पर ये पाए जाते हैं। और जो सिल्क इस एंथेरिया आसामेंसिस से प्राप्त होता है उसका नाम है मूगा सिल्क। तो मलबरी, टसर, मूगा। अब लास्ट स्पीशीज की बात करते हैं। इस अंतिम सिल्क वर्म की स्पीशीज का नाम है एटेकस रेचिनी। एटेकस रेचिनी जो स्पीशीज हैं ये अरंडी के पादप पर पाई जाती है और उसका वैज्ञानिक नाम है रिसिनस कम्युनिस। तो अरंडी इसका होस्ट प्लांट, स्पीशीज ये हो गई। और जो सिल्क इस स्पीशीज से प्राप्त होता है उसका नाम है एरी सिल्क। तो ये सेकंड डिस्क्रिप्शन में मैंने डिस्कस किया आप लोगों के साथ। 4 तो आपको सिल्क वर्म की स्पीशीज के नाम बताए और इन स्पीशीज के द्वारा जो सिल्क प्राप्त होता है उनके नाम, और फिर उनके होस्ट प्लांट के बारे में बताया। एक्चुअल में होता क्या, डिटेल हम बाद में डिस्कस करेंगे। हालांकि कि जो कैटरपिलर लार्वा है इस सिल्क वर्म का, वो इस होस्ट प्लांट की लीव्स को खाता है, पत्तियों को खाता है। तो कैटरपिलर जिस पर्टिकुलर होस्ट प्लांट की पत्तियों को खाएगा तो उसी के अनुसार सिल्क की प्राप्ति होगी। इसलिए अलग अलग होस्ट प्लांट हैं तो सिल्क की जो प्रकृति है, क्वालिटी है, वो भी अलग अलग प्रकार की होती है। अब आज के लेक्चर का मैं लास्ट पार्ट डिस्कस करता हूं। अब हम सिल्क वर्म जो है बॉम्बिक्स मोराई की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमारे बुक के अंदर जो डिटेल डिस्क्रिप्शन है वो इसी बॉम्बिक्स मोराई जो है, जो मलबरी प्लांट शहतूत के पौधे पर पाया जाता है, उसी के बारे में डिटेल डिस्कशन है। तो डिस्कस करते हैं बॉम्बिक्स मोराई की लाइफ साइकिल के बारे में। तो लाइफ साइकिल में हम क्या देखते हैं, 4 स्टेजेस हैं। अंड अवस्था पहली स्टेज हो गई, और अंड अवस्था लगभग इनके लाइफ साइकिल में 10 डेज तक रहती है। तो जीवन चक्र की जो फर्स्ट स्टेज है
वो है एग स्टेज, अंड अवस्था, और जिसकी समय अवधि लगभग 10 दिनों की होती है। उसके बाद लार्वा अवस्था आती है, ये इनके जीवन चक्र की दूसरी अवस्था है। तो अंड अवस्था से लार्वा अवस्था आएगी, और ये लार्वा अवस्था अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 दिनों की होती है। और ये सबसे एक्टिव स्टेज है कि हम पूरे सिल्क वर्म के लाइफ साइकिल की सभी स्टेजेस को देखें तो जो मोस्ट एक्टिव, सर्वाधिक सक्रिय अवस्था है वो ये लार्वा अवस्था है, और उस लार्वा का नाम है कैटरपिलर लार्वा। अच्छा, यहां पर जीवन चक्र में हम देखते हैं निर्मोचन, अंग्रेजी में जिसको कहते हैं मॉल्टिंग की एक प्रोसेस और होती है, हिंदी में मॉल्टिंग को निर्मोचन कहते हैं। निर्मोचन में क्या होता है, एक लार्वा अगले लार्वा में, फिर अगला लार्वा और किसी लार्वा में बदले, तो इनको ऐसा कहते हैं फर्स्ट इंस्टार लार्वा निर्मोचन हुआ, सेकंड इंस्टार लार्वा में बदला, फिर एक बार निर्मोचन हुआ, सेकंड इंस्टार लार्वा थर्ड इंस्टार लार्वा में बदला। तो इस तरह से निर्मोचन की क्रिया होती है। और यहां ये जो बॉम्बिक्स मोराई है, इसमें ये मोल्टिंग 4 टाइम 4 बार निर्मोचन होगा, तो टोटल 5 इंस्टार लार्वा बनेंगे। फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू सेकंड, एक बार निर्मोचन हुआ, सेकंड कन्वर्टेड इनटू थर्ड, 2 बार निर्मोचन हुआ, थर्ड कन्वर्टेड इनटू 4, 3 बार निर्मोचन हुआ, फोर्थ कन्वर्टेड इनटू 5th इंस्टार लार्वा, ये लास्ट चौथी बार निर्मोचन हुआ। तो इस प्रकार ये जो लार्वा है कैटरपिलर, ये निर्मोचन करते हैं। तो लार्वा में ही ये सिल्क ग्लैंड है, रेशम ग्रंथियां हैं जो लार ग्रंथि के रूपांतरण से बनी। फिर ये कैटरपिलर क्या करता है, शहतूत की पत्तियों को खाता जाएगा, और अगली अवस्थाओं के लिए, अगली अवस्था क्या, प्यूपा, ये इनएक्टिव स्टेज है, बहुत कम सक्रिय है, तो उस प्यूपा के लिए ये भोजन संचित करेगा, और फिर अपने चारों ओर उस सिल्क ग्लैंड के द्वारा एक कोकून का स्त्रावण करेगा, और लार्वा के चारों ओर कोकून बना। अब ये तीसरी स्टेज आ गई, इसका नाम है प्यूपा स्टेज, और लगभग 10 से 12 दिन तक ये प्यूपा अवस्था में रहेगा। फिर वो कोकून को तोड़कर एडल्ट बाहर आ जाएगा। तो ये जीवन चक्र की 4 अवस्थाओं के बारे में मैंने बात की, और कोकून के अंदर जो प्यूपा है, यानी वो कोकून बनाया है सिल्क ग्लैंड ने, रेशम ग्रंथियों के द्वारा, और उसी सिल्क का उपयोग हम सेरीकल्चर में धागा प्राप्त करने के लिए करते हैं। कल के लेक्चर में इसकी कंप्लीट मेथडोलॉजी कि किस तरह से सेरीकल्चर किया जाता है, क्या उपकरण उसके लिए काम में लिए जाते हैं, ये कंप्लीट डिस्कशन कल के लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो आई होप आज का जो अपना टॉपिक था बहुत इजी वे में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू।